हाय दोस्तों, कैसे हो? चलो देखते हैं। देखो, यानी आज पढ़ेंगे अपन ने कोशिका का जो चैप्टर था वो थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया क्योंकि कारणवश कोई काम हो गया इतना, जिस कारण जैसे मान लो कि हमने उनको चैप्टर को बीच में छोड़ना पड़ा। चलो देखते हैं। देखो, आज उससे आके चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था और कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ज़्यादा हमने कोशिका के बारे में सुना है और बहुत ज़्यादा हमने अध्ययन भी किया था। उस समय मैंने केवल चलते हुए आपको कुछ नॉर्मल बातें उस दिन मैंने आपको बताई थी। आज देखते हैं। देखो, उन्हीं चीज़ों से मिलकर अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो कि अलग अलग चीज़ें देखते हैं। देखो किस हिसाब से अपन कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। देखो, हमने पढ़ा था, जैसे मान लो कि सर्वप्रथम कोशिका पढ़ी थी। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं वापिस। देखो, कोशिका पढ़ी थी। देखो, कोशिका की खोज मैंने आपको बताया था कि 1665 में रॉबर्ट नामक एक व्यक्ति था, रॉबर्ट हुक, उसने खोज की थी। और इसने कौन सी खोज की थी? मर्द कोशिका की खोज की थी। और एक वैज्ञानिक आया था लेवेनहॉक, उसने जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की। देखो, कहने का मतलब बहुत बढ़िया चीज है। यानी आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लेवेनहॉक ने की थी। ठीक है। और ये किसमें की थी, ये भी चीज याद रखना बेटा। दांत होता है, दांत, और दांत के खुरचन के अंदर इसने खोज की थी। खुरचन यानी दांत का जो खुरचन होता है उसके अंदर इसकी क्या की थी? खोज की थी, यानी जीवित कोशिका की। तो आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लेवेनहॉक ने की थी। चलो देखते हैं। देखो, इसके बाद में हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि बहुत सारी चीजें के बारे में इसका अध्ययन भी करेंगे। और अध्ययन देखो अपन किस हिसाब से करेंगे, वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखते हैं। देखो, पहली चीज तो एक चीज याद रखियो। देखो, नॉर्मल बातें तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बता दी थी कि किस हिसाब से हमने इनको ध्यान में रखा था। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि अपन इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। देखो, कोशिका के बारे में, तो देखो सर्वप्रथम अपने को दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो इसका सिद्धांत पूछा जाता है। देखो, सिद्धांत यानी कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ, यानी क्या पूछा जाता है? सिद्धांत पूछा जाता है। देखो, इसका जो सिद्धांत है वो दो बार हुआ था। एक तो 1838 में हुआ था और एक 1839 में इसका प्रतिपादन हुआ था। यानी कब कब हुआ था? एक तो 1838 में हुआ था और दूसरा कब हुआ था? 1839 में। देखो, यह याद रखियो। देखो, यानी कहने का मतलब 1838 में जो प्रतिपादन करो वो तो करो स्लाइडेन, यानी स्लाइडेन ने किया था। और 1839 में जो प्रतिपादन किया था वो समान ने किया था। देखो, दो वैज्ञानिक आया था। कितना वैज्ञानिक आया? दो। देखो, 1838 के अंदर तो स्लाइडेन आया था और 1839 में कौन आया था? समान आया था। देखो, दूसरी बात यह है, स्लाइडेन ने क्या कहा था, वो पूरी प्रक्रिया अपने को पता होनी चाहिए। स्लाइडेन ने तो किसका सिद्धांत दिया था? पादप कोशिका को सिद्धांत दिया था। यानी किसका? पादप कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये याद रखना कि पादप कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन ने। ऐसा अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन ने। और 1839 के अंदर सवान नामक एक वैज्ञानिक आया था। तो 1839 में सवान ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जंतु कोशिका का। यानी जंतु कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सवान ने किया था। और कब किया था? 1839 के अंदर किया था। तो देखो, इन दोनों ने जब सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो एक छोटी सी बात ये कहना भूल गया था या अन्य ज्ञात को नहीं हो पाई। बात कौन सी थी कि जय मान लो कि कहने का मतलब है कि एक कोशिका होती है। देखो, हमने पढ़ा था कि अगर शरीर में कोई कोशिका नष्ट हो जाती है
तो उस कोशिका में इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी जैसी दूसरी कोशिका का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो यानी ये पुनर्निर्माण वाली जो कोशिका होती है, पुनर्निर्माण यानी पुनर्निर्माण जो कोशिका होती है, पुनर्निर्माण जो कोशिका होती है उसके बारे में बताना क्या हो, यानी अध्ययन नहीं कर पाए। पुनः कोशिका के बारे में ये क्या नहीं कर पाए, पुनर्निर्माण कोशिका के बारे में ये क्या नहीं कर पाए, अध्ययन नहीं कर पाए। यानी ये इनकी क्या रह गई थी, मेन कमजोरी रह गई थी। यानी क्या रह गई थी, इसकी मेन कमजोरी रह गई थी। यानी जो मेन कमजोरी रही थी उनको भी तो बाद में प्रतिपादन ही होगा, लेकिन इनकी जो बात थी वो क्या थी कि इन्होंने एक ही बात का प्रतिपादन किया बहुत बढ़िया तरीके से। यानी अपने सिद्धांत के अंदर एक ही बात देते हैं, दोनों वैज्ञानिक एक ही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि कोशिका होती है वो शरीर की क्रियात्मक क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है। यानी कोशिका होती है वो शरीर की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। और प्रत्येक जीव होता है वो कोशिका से ही क्या होता है, निर्मित होता है। केवल यह चीज बताई और उनका आधार पर ये क्या बताई कि दो बातें बताई कि जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं कोशिका के आधार पर। देखो कौन कौन सा है, एक तो अकोशिकीय जीव होते हैं, अकोशिकीय, एक तो होते हैं अकोशिकीय और दूसरा जीव कौन सा है, कोशिकीय। कौन सा जीव होते हैं, कोशिकीय। यानी दो प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के जीव होते हैं, दो प्रकार के। एक तो कौन सा है, अकोशिकीय और दूसरा कौन सा है, कोशिकीय। अब तारा दिक्कत यह आ गई, बोले गुरुजी अकोशिकीय जीव तो आज तक मैं नाम ही कौन सा है। ठीक है, तो यह मेन चीज है, ये थोड़ी सी याद रख लियो है चीज का मेन, कि जितना भी वायरस हुए, जितना भी क्या हुआ है, वायरस हुए, तो वह वायरस होते हैं ना, वायरस ये अकोशिकीय जीव होते हैं। वायरस हमेशा क्या होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज देखो, ध्यान से देखना इस चीज के बारे में कि वायरस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अकोशिकीय जीव होते हैं। क्योंकि देखो वैसे तो वायरस भी सजीव होते हैं, तो वायरस भी क्या होते हैं, सजीव। लेकिन एक चीज याद रखियो, क्योंकि वायरस होते हैं ना, अगर वो किसी जीव के संपर्क में आएंगे तभी वो सजीव हो पाएंगे, अन्यथा वो क्या रहेंगे, निर्जीव ही रहेंगे। अगर देखो वायरस को देखते हैं तो वैसे तो ये लगता है कि निर्जीव है, लेकिन सजीव के अंदर ये सजीव का सा क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी एक बार तो मानव शरीर की बॉडी ने अहंग कर दे, को वायरस हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से, जैसे मान लो कि अभी आपने एक वायरस चला था, कोरोना वायरस, तो यानी पूरे वर्ल्ड को हैंग कर दिया था इसने। तो वायरस एक ऐसी चीज होती है जो चलते चलते हर किसी को क्या कर सकता है, हैंग कर देता है। तो यानी ये फोन को हैंग कर देता है, तो यह तो मानव बॉडी है, सोच के देखो इस चीज में। तो ये हमेशा क्या होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं। और कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, जैसे मानव है, पैरामीशियम है, अमीबा है, युगलिना है, पादप है, ये जितने भी आते हैं ये किसके अंदर आते हैं, कोशिकीय जीवों के अंदर आते हैं। तो देखते हैं, देखो इसके बाद में देखो, जैसे मान लो कि नई कोशिका को निर्माण है वो कौन करेगा। ठीक है, तो यानी ये होगा, तो यानी पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया के बारे में अपन एक वैज्ञानिक आयो के बाद में, वो कौन थो, रोनाल्डो बोर्च। यानी यो एक वैज्ञानिक थो बोर्च, रोनाल्डो बोर्च। यानी यो वैज्ञानिक आया तो 1855 में। कब आयो, 1855 में। तो यो ए बात ने बताई थी, यानी कोशिका होती है वो जो पहले वाली कोशिका होती है वो नई कोशिका के निर्माण में क्या हुआ है, सहायक हुआ है। तो यह बात कौन बताई, रोनाल्डो बोर्च ने। यानी किसने बताई, रोनाल्डो बोर्च ने ये बात बताई थी कि क्या बात बताई कि 1855 में बताई थी कि यानी जो पहले जो कोशिका होती है वो अपनी जैसी दूसरी कोशिका का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। यानी पुनः कोशिका का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। तो ये चीज के बारे में जय मान लो कि उन्होंने इस प्रक्रिया को क्या किया था, दोहराया था। तो यह दोस्तों मेरे हिसाब से आपकी क्या आ गई होगी, याद हो गई होगी। तो देखो मैंने आपको ज्यादा चीज तो आपको बताई नहीं है, देखो नॉर्मल बात बताई है कि सर्वप्रथम आपको एक चीज याद रखना, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी कौन सी कोशिका की खोज करी थी,
मृत कोशिका की खोज की। देखो दोस्तों कई बार ते भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम में या पूछी जाए कि जीवित कोशिका की खोज कौन करी, तो ते करया रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज करी लेवेनहॉक ने। बात तय के कर जाओ भूल जाओ, तो यह विशेष याद रखियो कि मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करी थी, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लेवेनहॉक ने की थी। और कब की थी, किसने की थी, दांत की जो खुरचन होती है ना उसके अंदर इसने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब देखो कोशिका को के प्रतिपादन हो, एक सिद्धांत प्रतिपादन हो, कोशिका सिद्धांत, जिसे कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, कोशिका का सिद्धांत बोला जाता है। और देखो कोशिका का जो सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादन 1838 और 1839 में हुए हो। कब हुए हो, 1838 और 1839 में हुए हो। 1838 में तो स्लाइडेन ने जो सिद्धांत दिया था, 1838 में किसने सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन ने, और 1839 में किसने दिया था, स्वान ने। स्लाइडेन ने किसका अध्ययन किया था, पादप कोशिका को अध्ययन करे हो, और स्वान ने किस सिद्धांत का अध्ययन किया था, जंतु कोशिका के सिद्धांत का अध्ययन किया था। यानी पूछ लिया जाता है कि पादप कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन ने। कब किया, 1838 में। जंतु कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्वान ने। कब किया, 1839 में किया। ठीक है। अब इन दोनों ने एक बात बताई थी, क्या बात बताई, कि कोशिका होती है वो शरीर की क्रियात्मक या मूलभूत क्या है, इकाइयों है। तो यह बात तार याद होगी कि कोशिका होती है वो शरीर की क्रियात्मक और मूलभूत इकाइयों है। ये कोशिका ने दो भागों में विभाजित किया, एक कोशिकीय और देखो एक तो आता अकोशिकीय और एक आता कोशिकीय। अकोशिकीय मतलब जब कोशिका नहीं होती है, और कोशिकीय के मतलब जब कोशिका है। जिसमें कोशिका नहीं होती है वो कौन से होते हैं, वायरस होते हैं। क्या होते हैं, वायरस, जैसे HIV वायरस होता है, यानी बहुत सारे, कोरोना वायरस है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब वो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर कोशिका नहीं होती है। और कोशिका जैसे मानव है, पेड़ पौधे हैं, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये हमेशा क्या होते हैं, कोशिकीय होते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बात नहीं बताई थी, कि इन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि कोशिका होती है वो दूसरी कोशिका को भी निर्माण करती है, ये बात इन्होंने नहीं बताई। यानी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, यानी कोशिका के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया किसने बताई थी, रोनाल्डो बोर्च ने बताई थी। कब, 1855 में बताई थी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह बात तरक्की होगी, याद होगी। अब चलो देखते हैं, देखो अपन नई चीज देखा, नए अध्ययन देखा है चीज के बारे में। देखो आगे देखते हैं, देखो क्या आता है। देखो दोस्तों नाम मिट गया, कोशिका। देखो आपका एक चीज मैंने आपको देखो कुछ बातें बताई थी, और उन बातों में आपको पता भी होना चाहिए। देखो हमने कौन कौन सी बातें बताई थी, उसके बारे में थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं, देखते हैं। देखो कैसे, देखो यानी अपन छोटी सी एक चीज देखो, सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए, छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ये याद रखियो कि ये चीजें होती है, ये अपने कॉमन सेंस की बात हो, ये याद रखनी पड़े। जैसे माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, देखो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका है। यानी एक कोशिका का आकार है वो 0.3 माइक्रोमीटर है। कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। यानी सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका को आकार कितना हो रहा है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब चलो देखते हैं, देखो जीवाणु की कोशिका को पूछ लिया जाए,
देखो जीवाणु की वो पूछ लिया था, जीवाणु। देखो जीवाणु की कोशिका को आकार है ना वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। कितना मीटर होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है जीवाणु की कोशिका। यानी जीवाणु किसको बोला जाता है? बैक्टीरिया को। क्या किसको बोला जाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आकार, यानी बैक्टीरिया को आकार हो वो 3 से कितना हुआ है? 5 माइक्रोमीटर होता है। अब चलो देख लेते हैं। देखो अब देखो मानव में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिका मानव में। क्या हुआ है? मानव में कौन सी हुआ है? लाल रक्त कोशिका। कोशिका यानी मानव में लाल रक्त कोशिका है। तो को अपन के पूछो जा, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका व्यास कितना होता है। यानी इसका क्या पूछा जाता है अपने को? व्यास। देखो व्यास पूछा जाता है तो ये याद रखना इसका 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। यानी मानव कोशिका का जो व्यास होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। तो यानी इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे? अध्ययन कर लेते हैं। अब चलो देख लेते हैं। देखो इसके बाद में अपन किसका अध्ययन करेंगे? देखो इसके बाद में देखो अपन ने थोड़ा सा एक चीज अध्ययन किया था, मैंने आपको बता भी दिया था, फिर बता देता हूं। देखो ये तो थी अपनी कॉमन सेंस की बात थी, और कॉमन सेंस की बातें अपने को क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। इसके बाद में देखो अपन अध्ययन करते हैं कोशिका झिल्ली का। देखो कोशिका झिल्ली, देखो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया भी था कोशिका झिल्ली। मान लेते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान देखते हैं कि यह मान लो कि 1 की है तारीख, कोशिका झिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यह भी बताई कि कोशिका झिल्ली होती है वो काइटिन या प्रोटीन की बनी होती है। काइटिन या किसकी? प्रोटीन की। यानी यह बात मैंने बताई थी, काइटिन या किसकी? प्रोटीन की। या कई बार नाम यह भी देती हैं लिपिड प्लस प्रोटीन। देखो लिपिड्स की भी या किसकी? प्रोटीन की। लिपिड्स या प्रोटीन की बनी हुई है। देखो लिपिड्स को दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट भी हुआ। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। देखो यह चीज अपन कई बार बहुत बढ़िया तरीका दी जाए। देखो कहने को मतलब ये है कि अपने को यह ही चीज अपने को याद रखना होता है कि अगर आपको ऑप्शन में मिले कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो काइटिन या प्रोटीन की बनी होती है। अगर यो ऑप्शन में नहीं मिला तो लिपिड प्रोटीन मिला वो, यह बात भी सही है। अगर यो भी नहीं मिला तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिला वो, तो यह चीज तो पक्की मिलेगी। और देखो क्या है कि यानी अधिकतर जो जीव हो ना बनकर माइनर को अनुपात क्या है? अलग अलग हुआ है। यानी मनुष्य में देखो जा अणको अनुपात, तो यानी कहने को मतलब है जैसे मान लो कि रक्त रुधिर कणिका है, कौन सी? रुधिर कणिका। कौन सी रुधिर कणिका? यानी आरबीसी। यानी कौन सी? आरबीसी। देखो आरबीसी में अणु अनुपात क्या हुआ है? अलग अलग हुआ है। कईयाम तो क्या हुआ है? समान हुआ है, लेकिन मानव में इनका माइन क्या हुआ है? अलग अलग हुआ है। क्योंकि मानव कोशिका के अंदर 52% तो के पाए जाए लिपिड्स पाए जाए, लिपिड्स, और 40% के पाए जाए प्रोटीन पाए जाए। ठीक है, यह चीज याद रखिए कि मानव जो रुधिर कोशिका है या रुधिर कणिकाएं जिसे बोलते हैं आरबीसी, तो बकमैन 52% तो के पाए जाए लिपिड्स पाए जाए, 40% के पाए जाए प्रोटीन पायो जाए। तो यह चीज आप देखो बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्रोटीन होती है, देखो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, देखो मैंने आपको बताया था एमिनो अम्ल, और इनकी संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? 20 होती है। तो यह बात भी मैंने बताई थी कि यानी प्रोटीन को अंतिम उत्पाद है वो क्या हुआ है? एमिनो अम्ल हुआ है, और एमिनो अम्लों की संख्या शरीर में कितनी हुआ है? 20 हुआ है। तो यह चीज आपने विशेष तौर से याद रखनी है। इसके बाद में चाहे मान लो कहने को मतलब क्या हुआ है? राइबोसोम। क्या हुआ है? राइबोसोम। देखो राइबोसोम होता है वो बहुत ही बढ़िया चीज होती है। सोम, देखो राइबोसोम,
खोज है कि 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में की होगी थी खोज, सॉरी 55 में होनी, 53 में हुई थी, यानी 1953 में इसकी क्या हो गई थी? खोज हुई थी। और इसकी खोज है वो किसने की थी? जॉर्ज पोलेड ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज पोलेड ने, जॉर्ज पोलेड, यानी एक ही खोज है वो कौन करी? जॉर्ज पोलेड ने करी। देखो ये कई साबुत पाए जाते हैं ना, मैं एक चीज बताऊंगा, देखो कई साबुत। देख जो राइबोसोम हो है ना, तो तने एक चीज देखो, मान लो कि एक चीज ये अंतःपर्दिविका जालिका है, या अंतःपर्दिविका क्या है? जालिका है। अंतःपर्दिविका जालिका के ऊपर, यानी या अंतःपर्दिविका होगी, अंतःपर्दिविका, यानी एक जालिका है। एन जालिका का ऊपर पाए जाके राइबोसोम, यानी एक ऊपर का क्या पाया जा है? राइबोसोम। यो मान लो कि क्या होगा? राइबोसोम। अब कई बार यह पूछ ली जाए कि राइबोसोम में कौन सोमल पाया जा है, तो देखो यू याद रखियो, राइबोसोम का माइन एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जा है, को नाम होता है आरएनए। के नाम हुआ है? आरएनए, यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जा है। प्लस में के साथ में के पाया जा है? प्रोटीन भी पाया जा है। के पाया जा है? प्रोटीन। यानी एक चीज याद रखियो, प्रोटीन को संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। तो यह चीज तारा बहुत बढ़िया तरीका याद रहनी चाहिए। यानी प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किस, प्रोटीन का संश्लेषण किस में किया जाता है? राइबोसोम में किया जाता है। यानी यह प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। इनको आकार हुआ है, यानी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको आकार होता है ना, आकार, यह विशेष तौर से याद रखियो, इनको आकार हुआ है ना वो 15 से 20 नैनोमीटर हो गया है। क्या हुआ है? नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर इसका क्या होता है? आकार हुआ है। तो यह भी चीज ताने याद रहनी चाहिए कि जय मान लो कि देखो, कहने का मतलब एक चीज है कि राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज पोलेड ने। कब की? 1953 में करी। यह बात सही होगी। अच्छा, 1953 में खोज करने के बाद में, यानी राइबोसोम पायो करे जा अंतःपर्दिविका जालिका के ऊपर पाया जाए, क्योंकि जे अंतःपर्दिविका जालिका के ऊपर अगर राइबोसोम पायो जा है तो वह जालिका हमेशा क्या रहेगी? खुरदरी रहेगी। क्या रहेगी? खुरदरी रहेगी। और जब पर नहीं पायो जा पा क्या रहेगी? अपनी चिकनी रहेगी। क्या रहेगी? चिकनी। तो यह दोनों चीज अपनी याद रह जाएंगी। तो यानी कहने को मतलब एक थोड़ी सी आप हाँ पूरा इंट दे के देखो ये चीज ने कि कोशिका झिल्ली, या तो एक बार हम तो आप पढ़ भी लियो थे कि यानी या को अनुपात देखो ये काइटिन या प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की। मानव के अंदर ये क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। इनका अनुपात 52% लिपिड्स होते हैं, 40% की पाई जा है प्रोटीन पाई जा है। ठीक है, प्रोटीन को अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल हो है, ये अणु की संख्या आपका शरीर में कितनी हो है? 20 हो है। यह बात मैं तुम बताइए। अब चलो देखो कि अंतःपर्दिविका राइबोसोम पढ़ रहे हैं। राइबोसोम की खोज है वो जॉर्ज पोलेड ने की थी। किसने की? जॉर्ज पोलेड ने की। और जॉर्ज पोलेड ने कब की? 1953 में की खोज की। तो देखो इसने एक बात बताई कि राइबोसोम हो है ना, इनकी 2 उप इकाई हुए हैं। कितनी इकाई हुए हैं? 2 उप इकाई हुए हैं। 2 उप इकाई, यानी कितनी उप इकाई हुए हैं? 2। कौन कौन सी उप इकाई हुए हैं? एक तो है 50S प्रकार की हो है, और दूसरी कौन सी हो है? 30S प्रकार की हो। समझ गया ना ये चीज ने? यानी 2 उप इकाई होती हैं, एक तो होती है 50S प्रकार की और दूसरी कौन सी हो है? 30S प्रकार की उप इकाई हो है। तो देखो राइबोसोम की 2 उप इकाई होती हैं, एक तो 50S प्रकार की और एक हो है 30S प्रकार की उप इकाई हो है। और ये दोनों मिलके 70S प्रकार के राइबोज प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोज प्रोटीन, यानी राइबोज प्रोटीन का क्या करते हैं? ये निर्माण करें। तो दोनों चीज याद रखिए। देखो ते हैं चीज का माइंड, देखो बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा बताने का माइंड। राइबोसोम है ये, इसके अंदर एक तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जा, कौन सो? आरएनए पाया जा।
प्लस में का मैंने के पाए जाए, प्रोटीन भी पाए जाए, के पाए जाए छोड़ो, प्रोटीन भी पाए जाए, और प्रोटीन को संश्लेषण के द्वारा करियो जाए, राइबोसोम के द्वारा करियो जाए। तो यह बात तारे याद होगी कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा करियो जाए। एको मतलब प्रोटीन को पाचन किसके अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर होगा। अच्छा, तो देखो कहने को मतलब प्रोटीन होता है, ए राइबोसोम की दो उपिकाई है, एक तो 50S की है और एक 30S की हो। ये दोनों उपिकाई मिलकर 70S प्रकार के राइबोज प्रोटीन को क्या करे हैं, निर्माण करे हैं। अच्छा, इन राइबोज प्रोटीन को निर्माण को प्रारूप, पूरी प्रक्रिया को प्रारूप किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देखो आपने सुना होगा नाम माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका क्या होता है, संचय होता है पूरी प्रक्रिया को, यानी पूरी प्रक्रिया को संचय किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब ये देखो दूसरी बात, जब ये राइबोज यानी आरएनए के साथ में प्रक्रिया बनाते हैं, तो यानी आरएनए के साथ में जैसे ही प्रक्रिया बनाते हैं तो उसको कहते हैं बहु राइबोसोम, बहु राइबोसोम, यानी उससे क्या कहा जाता है, बहु राइबोसोम कहा जाता है। यानी जैसे ही राइबोसोम होता है वो आरएनए के संबंध में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बहु राइबोसोम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बहु राइबोसोम कहा जाता है। तो यानी इस प्रकार की कोशिका है वो अपने को क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछ लिया जाता है कई बार कि सर विषाणु की कोशिका का आकार कितना है, तो ये याद रखिए विषाणु की जो कोशिका का आकार है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। तो यानी ये विषाणु की कोशिका को आकार होता है। ये किसकी कोशिका का आकार होता है, विषाणु की कोशिका का आकार होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज का ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। कल पढ़ेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, इन उपकरणों के बारे में। थोड़ा सा टाइम अपने को लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक तो वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। उसके अंदर थोड़ा सा अपने को क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि जब अपन जो श्वसन का जो टॉपिक अलग से पढ़ेंगे वो अपन किसके अंदर पढ़ लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पढ़ लेंगे, ताकि अपने को आगे पढ़ने की क्या न पड़े, आवश्यकता न पड़े। तो वो टॉपिक अपन क्या करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं देखो आगे वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद दोस्तों। याद कर लेना, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ही आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। जितने साइंस के क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट याद करोगे, मैं कह रहा हूं कि परीक्षा में रोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।